नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अमित झा। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं बिहार के चुनाव को लेकर के लगातार वीडियोस बना रहा हूं। अब तो दोनों चरण के मतदान हो चुके हैं और लोगों ने अपने अपने तरीके से एग्जिट पोल भी दिखा दिया है। सबके एग्जिट पोल में आप देख ही रहे होंगे कि एनडीए को बढ़त दिखाई जा रही है। महागठबंधन जो है इस वक्त पिछड़ी हुई नज़र आ रही है। जन सुराज की स्थिति तो बहुत ही खास्ता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वोट काटने वाली पार्टी बन के रह गई है। बट इन सारी चीज़ों के बीच मैं आप लोगों से सिर्फ यहाँ पे आज मतलब एग्जिट पोल को लेकर के नहीं मिल रहा हूँ। मैं साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि इस बार का बिहार चुनाव कैसा था, मेरे लिए भी कैसा था, और इस बार के बिहार चुनाव में क्या विशेष रहा, ये भी समझने वाली बात है। तो सबसे पहले इस चुनाव को लेकर के मैं कहूँगा कि पहले एग्जिट पोल पे आते हैं। लोगों के एग्जिट पोल अलग अलग तरीके के हैं। लगभग 14-15 एजेंसियों का मैंने एग्जिट पोल देखा है। लोग 130 से लेकर के कुछ लोग तो 180 तक एनडीए, 203 तक एनडीए बता रहे हैं। और कुछ लोगों का है कि एग्जिट पोल में आप देखेंगे कि टक्कर की बात भी हो रही है। इक्का दुक्का एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो कह सकते हैं कि एनडीए विरोधी एग्जिट पोल जो लोग बनाते हैं, जो सरकार विरोधी कुछ एजेंसियां हैं, उनके हिसाब से महागठबंधन आ रही है। मैं भी 10-12 दिन बिहार में रहा हूं और लगातार वहां के लोगों से टच में रहा हूं। चुनाव के बीच मैं गया और आया भी। तो मैंने जो समझा वहां के लोगों को और जितना मैं बिहार को जानता हूं, उस हिसाब से मैं एग्जिट पोल तो नहीं कहूँगा, एक अनुमान कहूँगा कि क्या है इस बार के चुनाव का अनुमान। मुझे पर्सनली निजी रूप से लगता है कि इस बार का रिजल्ट जो कल आप सबको मालूम ही हो जाएगा। कल 14 नवंबर है और कल सुबह 8 बजे 7 बजे से गिनती शुरू होगी और समझिए कि 11-12 बजे तक लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी आज से लेकर कल तक के बीच का जो ये दौर है, इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एनडीए जो है वो 110 से 120, 125 मैक्सिमम, इसके बीच में अटकती हुई नजर आ रही है मुझे। वहीं महागठबंधन भी 100 से 110 के बीच में फंसती हुई दिख रही है। मैं जानता हूं जनसुराज लगभग सफाई के इस पे है, लेकिन वोट काटने वाली मशीन तो जरूरी बन गई है वो। और इसके कारण से इक्का दुक्का जो लोग उसके बहुत ही मजबूत उम्मीदवार थे, उनकी भी स्थिति थोड़ी सी खास्ता हो गई। जैसे दरभंगा की सीट पे आप कहेंगे तो वहाँ भी ऐसा लग रहा था कि वहाँ जनसुराज के पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति खड़े हैं, लेकिन अंत में लोगों ने मानसिकता शायद अलग तरीके से बनाई और एनडीए की तरफ चले गए, जैसा कि मुझे अपनी जानकारी में है। फिर भी मैंने रखा है कि जनसुराज जो है 6 सीट 7 सीट लेकर के आ जाएगी। वो 11-12 एक अनुमान बीच में जो बोलते हैं 7 से 12-13, वो मैंने रखा है। अन्य के लिए भी वही है 7 से 13 के बीच में, जनसुराज 6 से 10 के बीच में। बट अगर आप बात करें, मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए अगर थोड़ा सा पिछड़ी तो स्थिति ये बन जाएगी कि इस बार ना एनडीए की गवर्नमेंट बनती दिखेगी और ना महागठबंधन की। और ऐसे में अगर 6-7 सीट लेकर के और जनसुराज और 6-7-8-10 सीट लेकर के अन्य लोग अगर किंग मेकर बन गए तो बिहार की राजनीति में एक अलग तरीके की उथल पुथल शुरू हो जाएगी 14 नवंबर के बाद। ये एक 14 नवंबर के बाद की मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। मैं ये भी कह सकता हूं कि जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं वहां पे तो एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो क्या होगा, यह एक मेरा अनुमान है। जहां तक रहा चुनाव जो हमारा 11 नवंबर का हुआ, और उस चुनाव में छिटपुट घटनाओं के अलावा कहीं पे कुछ किसी ने वोट देने से जाने से रोकने की घटनाएं, कहीं आरजेडी का वर्चस्व था तो उन्होंने जाने से रोकने की कोशिश की, जहां बीजेपी का था या एनडीए का था तो उन लोगों ने जाने से रोकने की नहीं, लेकिन कुछ अलग तरीके से अपने
लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, जो एक चुनाव में छोटी मोटी घटनाएं होती हैं और वो हो रही थी। बट इन सब के बीच जो सबसे अहम चीज थी वो थी वोटिंग परसेंटेज। वोटिंग परसेंटेज लगभग 69% वोट पड़ा है दूसरे चरण के मतदान में, और इस 69% में महिलाओं ने ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है महिलाओं ने, मतलब आप कह सकते हैं कि 74-75% महिलाओं ने वोट दिए उस 69%। तो महिलाएं अगर घर से निकली हैं, उन्होंने जाकर वोट दिया है, उसका कारण गारंटेड है कि जो अभी सरकार थी एनडीए की, नीतीश जी के जो हमारे मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने जो महिलाओं के लिए किया है, नो डाउट महिलाएं ने पूरी तरीके से उनके साथ हैं, और वो निकल करके वोट दिया है उन लोगों ने, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो आप कह सकते हैं बहुत सारी महिलाओं के अलग अलग योजनाओं में उन्होंने पैसे दिए हैं, या फिर बहुत सारी महिलाओं को अलग अलग कार्यक्रमों से जोड़ा है। ठीक उसी समय मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो शराबबंदी के कारण भी जो नीचे तबके की महिलाएं, जिन ज़्यादातर जो शराब से बहुत ज़्यादा अपने घर में परेशान थी, या जो भी शराबी घर में था उससे परेशान थी, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। नो डाउट इन सब के बीच में शराब कैसे वहाँ मिलता है, क्या मिलता है, इस चर्चा में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हम हैं चुनाव के प्रक्रिया में, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन ये रहा है। और अच्छी बात जो नहीं लगी है मुझे, जो मैंने महसूस किया, अभी भी वही जाति, वही धर्म, वही कौन जात हो और किस तरीके की बात हो, कौन हमारा चुनावी पक्ष में खड़ा है जो किस जाति से है, तो ये जाति गणना के हिसाब से ही विधायकों के चुनाव में इस बार लोगों ने भी अपने अपने तरीके से गणना की है। नो डाउट पार्टी बहुत बड़ा महत्व रखती है, एनडीए ने बहुत अलग तरीके से इस बार गेम प्लान किया था अपना, लेकिन फिर भी मैंने महसूस किया कि लोग जाति को लेकर के एग्रेसिव दिखे हैं और अपने जात को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है उन लोगों ने, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे बिहार के चुनाव में। बट महिलाओं का वोट जो है वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो जाति से अलग हट करके कुछ हुई है। तो इस बार के मेरे हिसाब से जो मतदान हुए हैं और जो मतदान में वोट पड़े हैं, उसके बाद मैं ये देख रहा हूं कि एनडीए 110, 120, 125 तक, महागठबंधन 100 से 110 के बीच, जन स्वराज वही 5-6 से लेकर 10 के बीच, और अन्य वही आप कह सकते हैं 7 से 12-13 के बीच। ये मेरा अपना अनुमान है। ये बाकी दोस्त मेरे कहेंगे कि हाँ अरे नहीं एनडीए आ रही है क्योंकि एग्जिट पोल है, बट एग्जिट पोल जिन कह सकते हैं न्यूज़ एजेंसियों ने बनाई है, ये वही न्यूज़ एजेंसियां हैं या वही न्यूज़ वाले लोग हैं। ये बड़ा एक व्यंग चल भी रहा है आज सोशल मीडिया पर, जिन्होंने हमारे सुपरस्टार धर्मेंद्र जी को जो बीमार हुए और लोगों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, और लगभग सब ने श्रद्धांजलि दे दी। उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया और बताया भाई कम से कम आप लोग ऐसा तो ना करें। लोगों को अंदर पता नहीं श्रद्धांजलि देने के लिए इतनी बेचैनी क्यों है। खैर, अब आते हैं चुनाव में। इस बार के बिहार के चुनाव में क्या ऐसा चीज रहा, क्या ऐसी बातें रही जो याद रह जाएंगी? सबसे अहम बात रह जाएगी इस बार, वो रहेंगे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर बहुत जोश खरोश से मैदान में उतरे, ऐसा लगा कि बिहार में बदलाव कर देंगे। पूरे अच्छे तरीके से आए भी, लड़े भी, प्रत्याशियों को भी चुना, और सारी व्यवस्था लगाने के बाद, आरोप प्रत्यारोप के बाद, हर तरीके से अपने कैंडिडेट को चुनने के बाद स्थिति यह है कि वो सिर्फ एक ऐसी पार्टी बन के रह गए हैं जहां वो वोट कट करेंगे, चाहे वो आरजेडी का वोट कट करें, चाहे वो एनडीए का वोट कट करें, या महागठबंधन के किसी प्रत्याशी का वोट कट करें। ये हालत रहेगी ये। लेकिन वो एक फैक्टर दिखेंगे, हमेशा याद किए जाएंगे। अगली बार के चुनाव में वो ज़्यादा मजबूती से आ पाएंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा याद किए जाएंगे 2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर।
दूसरे नंबर पर जो याद किया जाएगा वो किया जाएगा बम्पर वोटिंग। बम्पर वोटिंग मतलब 69% वोट और महिलाओं का 74% वोट, ये मतलब ऐतिहासिक है। और ये आपको कह सकते हैं आप कि बहुत अच्छे तरीके से याद रखा जाएगा कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ली, जिससे नतीजा किस तरफ जाएगा लाख एग्जिट पोल के बाद भी आप ये कह सकते हैं कि किस तरफ रिजल्ट जाएगा कोई नहीं जानता। ये एक बहुत अलग तरीके की बात रही। तो ये दो चीज़ों के बाद, महिलाओं के वोट प्रतिशत के बाद, अगर तीसरी सबसे चीज़ मुझे पसंद आई और मुझे लगा कि ये चुनाव में याद रह जाएगा, वो रहेगा तेज प्रताप। तेज प्रताप एक बड़ी पार्टी आरजेडी का लाडला बेटा, बड़ा बेटा, छोटे बेटे, आप कह सकते हैं कि छोटे बेटे ने जो खेल खेला और उसके बाद उसको जो घर से बाहर किया गया, उसने खुद को खड़ा किया। और खुद को खड़ा ही नहीं किया, जिस तरीके से तेज प्रताप ने सनातन को पकड़ के रखकर वोट मांगा और जिस तरीके से अपने अंदर उसने चेंजेस लाई हैं, उस व्यक्ति को याद रखा जाएगा, 2025 के चुनाव में याद रखा जाएगा। और मेरा अनुमान है कि अगर वो इसी धारा में चलता गया तो 2030 और 35 तक आते आते आप कह सकते हैं उसकी पार्टी एक मजबूत पार्टी होगी बिहार में। ये मेरा अपना एनालिसिस है। इसके बाद सबसे अंत में जो मुझे याद रह जाएगा, लोगों को याद रह जाएगा, वो रह जाएंगे भोजपुरी कलाकार या जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कलाकार, गीतकार, संगीतकार, गायक, ये लोग जो रह जाएंगे वो याद रह जाएंगे। उसमें सबसे घिनौने तरीके से अगर याद किए जाएंगे तो वो याद किए जाएंगे खेसारी लाल, यानी भोजपुरी कलाकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और क्या क्या बोल देना, वो याद किए जाएंगे। जिसमें शुरुआत आप कह सकते हैं कि खेसारी लाल ने किया कि राम पर सवाल करेंगे, मंदिर पर सवाल करेंगे, और पता नहीं कौन उसको समझाया, कौन उसको पढ़ा के बताया कि यहाँ से शुरू करो कि राम पर, और यहीं से खेल खराब हो गया। अगर वो सिर्फ विकास की बात करते, वो सिर्फ एक कह सकते हैं कि जनमानस के जो लाभ होता उसकी बात करते, जो बदलाव की बात करते, तो ज़्यादा मज़ेदार होता। बट वो राम में अटक के रह गए और यही उनके लिए मुझे लगता है कि परेशानी का कारण बन गया। उसके बाद तो उनके इतने अटपटे बयान आए कि आप उन बयानों को मतलब याद करके हंसेंगे भी और दुख भी होगा। और फिर उसके बाद जब आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ तो फिर जिस तरीके से दिनेश जी ने, पवन ने जो जवाब दिए, या फिर जिस तरीके से रवि जी ने जवाब दिया, आप कह सकते हैं कि भोजपुरी कलाकार जो है वो इस बार के चुनाव में याद किए जाए। इसमें सबसे साफ गोई से, सबसे अच्छे तरीके से कोई क्लीन निकल गया तो वो है मनोज तिवारी। उन्होंने कोई बहुत बड़ी बयानबाजी नहीं की, अपना चुनाव प्रचार किया, अपनी पार्टी के बारे में बात की, विकास के बारे में बात की और गाना गाया और स्टार प्रचारक के रूप में जाने गए। है, ये तो भोजपुरी कलाकारों की बात हो गई। लेकिन इन भोजपुरी कलाकारों में या फिर एक मैथिली गायिका जो हिंदी भी गा रही है, मैथिली भी गा रही है, लोकगीत भी गा रही है, मैथिली ठाकुर, इन सारे कलाकारों के लिए मैं एक बात बोल देता हूँ, चाहे वो खेसारी लाल हो, चाहे वो रितेश पांडे हो, चाहे वो विनय बिहारी हो, चाहे वो मैथिली ठाकुर हो, मुझे ये सब हारते हुए दिख रहे हैं। मुझे इसमें से कोई जीतता हुआ नहीं दिख रहा। मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, भोजपुरी मैथिली कलाकार जो भी इस बार के चुनाव में आए हैं, चाहे वो मैथिली ठाकुर मैथिली आई हो, मतलब चाहे वो खेसारी आए हो, चाहे वो रितेश पांडे आए हो, मुझे किसी की जीत स्पष्ट नहीं दिख रही। तो हम कह सकते हैं कि इस बार के बिहार चुनाव में जो भी भोजपुरी मैथिली कलाकार आए हैं, चाहे वो मैथिली ठाकुर हो, चाहे वो खेसारी लाल हो, चाहे वो रितेश पांडे हो, चाहे वो विनय बिहारी भी हो, सब मुझे हारते हुए दिख रहे हैं। इसमें से अगर कोई जीत जाता है तो समझिए ये एक तरीके का चमत्कार होगा उनके लिए भी, और मेरे लिए तो आश्चर्य की बात होगी ही। अब आते हैं
इन सब चीज़ों से थोड़ा सा और आगे, और हम ये देख रहे हैं कि क्या अगर एनडीए की सरकार आती है तो उसके बाद सोशल मीडिया पर क्या हंगामा होगा। इस बार अगर एनडीए की सरकार नहीं आती है तो सोशल मीडिया के बाद जमीनी भी क्या हंगामा होगा, क्योंकि आरजेडी विरोध के मूड में इस तरीके से दिख रही है। आपने देखा होगा मनोज झा के बयान, आपने देखा होगा आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस एग्जिट पोल के बाद तेजस्वी का और एक दो और आरजेडी के, वो इतनी बेचैनी है उन लोगों में। ये बेचैनी ऐसा नहीं है कि एनडीए में नहीं है, बट एनडीए वालों ने अपने बेचैनी को दबा के रखा है। लेकिन ठीक उसी वक्त आप कह सकते हैं कि जो आरजेडी में बेचैनी है, जो महागठबंधन में बेचैनी है, और अगर वो सरकार में आए या फिर वो सरकार में नहीं आए, सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर ये लोग उठापटक करने की कोशिश करेंगे और फिर वो इल्ज़ामों का दौर वो सब शुरू होगा, जो आपको 14 नवंबर को 12 बजे के बाद दिखने लगेगा बिल्कुल क्लियर। अगर एनडीए नहीं आती है तो एनडीए क्या कदम उठाती है वो भी देखने लायक होगा। तो आज के वीडियो में आप कह सकते हैं मेरी तरफ से इतना ही है कि बिहार चुनाव में कल की गिनती 8 बजे से 7 बजे शुरू होने के बाद 12 बजे तक जो क्लियर होगा उसमें क्या क्या होता है, एग्जिट पोल कितना सच कितना झूठ होता है, कितना गलत होता है, मेरा अनुमान कितना सही कितना गलत होता है, और उसके बाद इन सब के बीच जो आतंकवाद का खेल चला है पिछले 2-3 दिनों में, इन सब बातों को लेकर के 14 नवंबर को मैं आप लोगों के साथ फेसबुक लाइव पे भी रहूँगा और हो सकता है यूट्यूब पे भी लाइव रहूँ। तो मैं ये लाइव रहूँगा, टाइम मैं आप लोगों से बता दूंगा कि कब कब कितना कितना लाइव रहूँगा। तो 14 नवंबर को लाइव भी मिलते हैं आप लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।